अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इंडिया से कि इंडियन एयरफोर्स को जो LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी होनी थी इसी महीने, वो जो है डिले हो गई है और अब अगले साल पर चली गई है। तो इसी टॉपिक बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मुकाबले में जो GF-17 थंडर प्रोग्राम है उसने अपने तमाम चैलेंजेस को किस तरह फेस किया और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तक का सफ़र कैसे तय किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब इस LCA तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में जो डिले आ रहा है, इसकी मेन वजह जो बताई जा रही है वो अमेरिकन इंजन बताया जा रहा है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का GE F404 है। और इंजन को लेकर इंडिया कम्प्लीटली US के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी वजह से वो चीज़ मसला क्रिएट कर रही है। इवन इंडियंस ने इस चीज़ के लिए इतना पुश किया कि इनको इस इंजन का TOT और लोकल प्रोटेक्शन मिल जाए, लेकिन अमेरिका ने इनको ये कहकर टाल दिया कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सेंसिटिव है और किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकती। मतलब एक आप इतनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दावा करते हैं और ऊपर से जो की टेक्नोलॉजी है वो भी देने से इनकार करते हैं, तो इस टाइम पर इंडिया जो चीज़ फेस कर रहा है ना, वो एक प्योर एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान ने फेस की है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस चीज़ से सीख गया और आगे बढ़ गया। लेकिन इंडिया पर जो है ये फेज़ अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी आगे इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है और वो भी हम लोग आगे चल के जो है आने वाली वीडियोस में अनकवर करेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जायज़ है। जो एक एयरफोर्स इंस्टीट्यूट होता है, अगर आप उसको एवेड करके अपनी पॉलिसीज चलाएंगे तो ऑब्वियसली जो नेशनल सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन होगी। और ऐसा ही इंडिया में हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इग्नोर करके कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ क्या होगा, हमारी फाइटर फ्लीट के साथ क्या होगा, इस चीज़ पर तवज्जो दी, क्योंकि पब्लिक नैरेटिव बहुत हाई था इंडिजिनस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ज़बरदस्ती LCA तेजस के ऑर्डर्स दिलवाए गए इंडियन एयरफोर्स से। अब पिछले जो पहले पुराने ऑर्डर्स दिए गए हैं वो उनके तहत एयरक्राफ्ट जो है अभी डिलीवर हो नहीं रहे और अगले जो अब नए ऑर्डर्स ये पहले से दे चुके हैं उनके एयरक्राफ्ट पता नहीं कब आएंगे। इसी वजह से इंडिया जो है, इंडियन एयरफोर्स लीडरशिप जो है वो डेस्परेटली MRFA के लिए पुश कर रही है ताकि कोई इनको 100 से ऊपर फॉरेन से एयरक्राफ्ट मिले और ये अपनी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। अगर आप इस चीज़ को GF-17 थंडर के केस में देखें तो इस मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो फुली इंडिपेंडेंट थी। गवर्नमेंट जो है वो एयरफोर्स के साथ खड़ी हुई थी उस टाइम की। लेकिन जहां पर थंडर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो था इसका ब्लॉक 1 वेरिएंट, क्योंकि उस टाइम पर चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री थी वो भी डेवलपमेंटल फेज के अंदर थी। इतनी टेक्नोलॉजीज उनके पास भी नहीं थी और ना ही पाकिस्तान के पास ऐसी कोई कैपेबिलिटीज थी कि वो स्क्रैच से कोई एक तैयारा बिल्ड करें। तो इस चीज को इंटेलिजेंटली सॉल्व करते हुए जो ब्लॉक 1 का एयरक्राफ्ट था, बेशक वो एक अंडर पावर्ड एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसको पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया। अब एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हो गया, पायलट्स ने उनको उड़ाना शुरू कर दिया। जो जो पायलट्स इंप्रूवमेंट और ज़रूरियात बताते गए उस हिसाब से उनके फीडबैक के ऊपर पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइनीज़ एविएशन इंडस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। उसके बाद जो है GF-17 का ब्लॉक 2 वेरिएंट आया। 2 से फिर जो है वो एक मॉडर्न कैपेबिलिटीज़ का एडिशन जो है वो शुरू हुआ, जिसके अंदर कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया गया। उसके बाद डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी ऐड की, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब ऐड किया गया। तो ब्लॉक 2 से जो असल अपग्रेडेशन का पाथ था वो स्टार्ट हुआ, जो कि ब्लॉक 3 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव शक्ल इख्तियार कर गया। ब्लॉक 3 में हम सबको पता है कि हर वो चीज़ ऐड की गई है जो कि किसी भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन का हिस्सा होती है या उसकी इन्वेंट्री का पार्ट होती है, जिसमें आप ईसा रडार को देख लें, SPJ जैमर्स को देख लें, लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल्स को देख लें, हॉब्स केपेबल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को देख लें। और इन सब के पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट में अपना फेथ लूज नहीं किया। चाहे वो ब्लॉक 1 के ऊपर हो या वो आज ब्लॉक 3 के ऊपर हो, पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम इस तैयारे को अब अबेंडन कर देंगे या इसको जो है वो अब और डेवलपमेंटल फेज में नहीं रखा जा सकता। हर की मोमेंट के ऊपर GF-17 थंडर को जो है वो अहमियत दी गई, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़े प्लान का हिस्सा था जो कि अल्टीमेट इंडिजनाइजेशन का प्लान था हमारा। और इसके तहत ही जो इसका ब्लॉक 4 का वेरिएंट है जो कि GF-17 PFX नाम से लॉन्च किया गया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितने वसाइल हैं, कितना बजट है। व्हाट मैटर्स इज योर प्लानिंग एंड ऑफ कोर्स योर डेडिकेशन। इंडिया के पास उनके पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के लिए बेबहा फंड्स थे। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको खुली छूट दी हुई थी कि आपने सिर्फ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट रोल आउट करना है, पैसे की आपने टेंशन नहीं लेनी। और पाकिस्तान को उस टाइम पर हर किस्म की फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन थी,
और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि GF-17 का जो डेवलपमेंटल बजट था वो सिर्फ $500 मिलियन था। इमेजिन कर सकते हैं $1 बिलियन भी नहीं था पूरा। एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए सिर्फ $500 मिलियन मुख्तस किए गए थे। LCA तेजस का बजट वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। अमेरिकन सपोर्ट था, वेस्टर्न सपोर्ट था, लेकिन कहाँ फेल हुए? प्लानिंग के अंदर। मैं आज भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कहने को तैयार हूँ, LCA तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो एज अ एयरक्राफ्ट बुरा नहीं है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि वो इस टाइम पर गलत हाथों के अंदर है और यही इसके फेलियर का अल्टीमेट रीजन बनेगी। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉमेंट बॉक्स के अंदर एक हेल्दी डिबेट किया करें, किसी को अब्यूज़ ना किया करें, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने देखा है कि ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। तो काइंडली अब्यूजिव लैंग्वेज से गुरेज किया करें। बाकी कमेंट बॉक्स जो है वो आपका है, आप डिस्कस करें, आप कोई चीज़ शेयर करें, तो ये आपकी मर्जी है। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।